हाँ तो स्टूडेंट्स, आज आपका जो लास्ट ईयर का पेपर है ना, जो अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने लास्ट टाइम दिया था 2024 के अंदर, उसका ही मैं एक सॉल्यूशन करा रही हूँ। तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो 20 से 30 क्वेश्चन रिपीट इसी में से हो जाएंगे, ठीक है। और जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन करा रही हूँ वो टॉपिक मोस्ट रहेंगे, तो उन्हीं में से आप क्वेश्चन और कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। होम साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो हमें पोषक तत्व यानी कि एनर्जी नहीं देता है। तो जल है ना, वो हमें एनर्जी नहीं देता है, याद रखना, ठीक है। बाकी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये तो हमें एनर्जी देने का काम करता है, बट जल हमें एनर्जी देने का कार्य नहीं करता। शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ है, यानी कि शरीर को निर्माण करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन निभाता है। तो प्रोटीन जो है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है। तो 9.1 है वो, 1 ग्राम वसा में पाई जाती है। जल अवशोषक या जल में आवश्यक घुलने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, या जल जो है, वाटर जो है, वो क्या क्या कार्य करता है हमारी बॉडी के लिए। तो जल अंतर्ग्रहण और पाचन का कार्य करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है, और एब्जॉर्बेशन यानी कि अवशोषण का कार्य करता है। तो ये जो तीनों कार्य दिए हुए हैं, ये जल के लिए जल से ही पॉसिबल होते हैं। जब हम कुछ खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो डाइजेशन जब हमारा होता है, तो उसमें वाटर और फाइबर की जब मात्रा अच्छी होती है, तो अच्छे से पाचन, उत्सर्जन और अवशोषण होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, वसा में 9.1 होती है, और कार्बोहाइड्रेट में 4.2 होती है। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आ गया, ये क्वेश्चन भी आ गया, अब ये बच गया, तो उम्मीद है अब की बार ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। वसा में 9.1, प्रोटीन में 4 और कार्बोहाइड्रेट में 4.2। तीन क्वेश्चन रेडी है, कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत, तो जो सोयाबीन है वो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो मैरास्मस, क्वाशियोरकोर और क्वाशियोरकर मैरास्मस, ये जो तीनों रोग हैं वो होते हैं, मोटापा इससे नहीं होता। तो ए और बी दोनों राइट आंसर है। रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो रक्त में ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है, तो हिस्टीडीन है, ल्यूसीन है, लाइसिन है, ये तो हमारे आवश्यक अमीनो एसिड है। लेकिन प्रोलीन है ना, ये आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है। और ये आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या होती है 21, और अनावश्यक अमीनो एसिड की मात्रा होती है 10। तो इनको भी याद रखना, ठीक है। दूध का प्रोटीन है, केशिन जो है वो दूध का प्रोटीन होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। टेकोफोरेल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। मछली के तेल में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कैरोटिमुलेशिया होता है, रतौंधी होता है। आंखों की जितनी भी समस्याएं होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। ओस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है। हार्मोन्स की कमी से बहुत सारी चीजें होती है। कोबाल्ट विटामिन डी की कमी से होता है, और कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। बेरी बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन डी में पाया जाता है, विटामिन डी सबसे ज्यादा अगर इसमें पाया जाता है तो वो पेड़ पौधों में यानी प्लांट बेस्ड डाइट में सबसे ज्यादा विटामिन D2 पाया जाता है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। मैंने पहले भी बताया था कि विटामिन ए आंखों से संबंधित है, और आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, वो चाहे जीरोपैथीमिया है, रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, जितनी भी समस्या है वो सारी विटामिन ए की कमी से होती है। यकृत में कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसके ऑक्सीकरण के लिए जो पित्त लवण होता है, जो बाइल जूस होता है, जो हमारा लीवर उसको सिक्रीट करता है, और जो पित्त की थैली में गोल ब्लैडर में आके वो
स्टोर होता है, तो पित्त लवण इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। स्ट्रोल, स्ट्रोल क्या है? तो देखो सरल है, संयुक्त है, व्युत्पन्न है, ये स्ट्रोल नहीं है। ठीक है, ये फैट के कंपाउंड्स है। ठीक है, फैट को 3 टाइप्स की होती है, सरल, कॉन्जुगेटेड और ड्राइव्ड। तो स्ट्रोल इनमें से कोई सा भी नहीं है। स्ट्रोल 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने लिख दिए हैं, जाइगोलोटेरोल, ओर्गिस्ट्रोल और कैल्सिस्ट्रोल। ठीक है। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो गन्ने में सुक्रोज पाया जाती है। ठीक है, गन्ने की शर्करा को सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। इनवर्ट शुगर किससे मिलकर बनती है? तो इनवर्ट शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। ठीक है। C6H12O5, तो देखो इनमें से ना कोई सा भी आंसर सही नहीं है। ये आंसर डिलीट हुआ होगा, ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ होगा। O5 की जगह O6 होता तो ये ग्लूकोज का सूत्र बन जाता। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O5 होता है ना, वो ग्लूकोज का नहीं होता, वो इनमें से किसी का भी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ होगा, इनमें से तो कोई राइट आंसर है। ठीक है। दुग्ध शर्करा, लैक्टोज, लैक्टोज दूध की शर्करा होती है। ठीक है। सुक्रोज अभी आपने देखा था गन्ने की शर्करा होती है। माल्टोज जौ की शर्करा होती है। ठीक है, जौ की शर्करा। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है, और ये टाइलिन नामक एंजाइम क्या कार्य करता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसके पाचन का काम करता है। ठीक है। अनाज की शर्करा, शर्करा माल्टोज होती है। जस्ट ऊपर क्वेश्चन गया है। देखो तुम सब चीजों को थोड़ा थोड़ा इसमें से समझने की कोशिश भी करोगे ना, तो बहुत अच्छा कर पाओगे आप। लेकिन चीजों को समझने की कोशिश करो। अब जिसमें ये क्वेश्चन पहले आ चुका, फिर से आ गया। अनाज की शर्करा कौन सी होती है? माल्टोज होती है। लैक्टोज दूध की शर्करा होती है। सुक्रोज अभी आपने पढ़ा था गन्ने की शर्करा होती है। और फ्रक्टोज फ्रूट की शर्करा होती है। तो 4 क्वेश्चन इसमें से ही बन गए, और 4 में से 2 क्वेश्चन अब की बार आए हैं। इनमें से अगली बार फल की शर्करा अब की बार नहीं पूछा था, तो फल की शर्करा अब की बार पूछ लेंगे। तो फल में फ्रक्टोज पाई जाती है, लैक्टोज दूध में पाई जाती है, माल्टोज अनाज में पाई जाती है, सुक्रोज गन्ने में पाई जाती है। तो ये एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक है। सेलुलोज, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है। ग्लूकोज सरल में आता है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के जितने भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो सारे पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 टाइप्स में होता है। ठीक है, सरल, कॉन्जुगेटिव और जटिल। ठीक। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी हो गए। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी, बेरी विटामिन बी, रतौंधी विटामिन ए और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन कौन से कारक हैं वो जो सहायक होते हैं? तो थ्रोम्बिन, प्रथोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिक, ये तीनों ही जो कारक होते हैं ना, ये रक्त को जमाने का काम करते हैं। और अगर ये पूछे कि रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो जो विटामिन के होता है ना, विटामिन के, विटामिन के जो होता है ना, वो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। याद रखना, पूछ सकते हैं आपकी बार आपसे ये। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वर्निक कारकोफ सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। जो भी कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर ये बीमारियां हो जाती हैं, और इससे उसकी याददाश्त कम हो जाती है, उसकी बॉडी का पोस्चर, उसकी लैंग्वेज सब गड़बड़ा जाती है। इस तरह के सिम्टम्स होने लगते हैं। 3D रोग नहीं है। तो देखो 3D रोग कौन कौन से होते हैं? डायरिया, डेमनेशिया और डर्मेटाइटिस। ये जो तीनों रोग होते हैं ना, ये होते हैं 3D रोग। और ये जो पानी की कमी से होता है ना, डिहाइड्रेशन, ये पानी की कमी से ही होता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी जब बॉडी में आ जाती है तो उससे होता है। तो ये 3D रोग के अंतर्गत नहीं आता। तो अब की बार इसी क्वेश्चन को आपसे मॉडिफाई करके पूछ लेंगे कि 3D रोग के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं। तो याद रखना, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डमनीशिया। हिंदी में बोलूं तो अतिसार, चर्म रोग और पागलपन।
ये सब 3D रोग है। कौन से रोग है? 3D। ये 3D रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब की बार आपको इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाएगा, याद रखना। माइक्रोसाइटिक रक्तताल्पता कमी किसके कारण होती है? तो जो पायरोडोक्सिन होता है ना, इसको विटामिन B6 भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B6 याद रखना। अब की बार इसको ऐसे पूछ लेंगे कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडोक्सिन। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? माइक्रोसाइटिक रक्तताल्पता। माइक्रो का मतलब क्या होता है? कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती है ना, वो अपने अबनॉर्मल साइज की होने लग जाती है। ठीक है, अबनॉर्मल साइज के होने लगने का मतलब है कि वो अपने एक निश्चित आकार से, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो अपने निश्चित आकार से छोटी होने लग जाती है। इसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक रक्तताल्पता। ठीक है, खून की कमी, खून की कमी में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाना माइक्रोसाइटिक रक्तताल्पता कहलाता है। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लेंगे कि पायरोडोक्सिन का रासायनिक क्या नाम क्या है, तो विटामिन B6 आपको याद रखना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ना, आप पेपर दे के आना और फिर पेपर मेरे को भेजना, फिर मैं बताऊंगी कितने क्वेश्चन आ पा रहे हैं आपको, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों का नाम बदल बदल के आपसे पूछ लूंगी। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। थायमिन किसको कहते हैं? विटामिन B1। ठीक है, साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12, ये भी ब्लड में रक्त की कमी होती है। ठीक है, इससे धीरे 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 रक्ताल्पता का शिकार होने लग जाता है इंसान। ठीक है, याद रखना अच्छे से। हाइपोनेटर्मिया की कमी से क्या होता है? देखो, हाइपो का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, और हाइपर का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता होना। तो ये दो चीज तो आप ऐसे ही रट लो। ठीक है, हाइपो का मतलब कमी, हाइपर का मतलब अधिक, है ना। अपन कहते हैं ना कई बार कि हाइपर क्यों हो रहा है, यानी कि तो इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा मतलब ऐसा क्यों दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा इमोशनल होना, बहुत ज्यादा इस तरीके की एक्टिविटी करना। तो जो हाइपोनेट्रमिया जो बीमारी है, वो हमारे शरीर में जब सोडियम यानी कि नमक NaCl की कमी होने लगती है, तो हाइपोनेट्रमिया नामक रोग होने लगता है। एड्रीसन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो एड्रीसन रोग एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन्स की कमी से होता है, याद रखना। आयरन के अवशोषण में सहायक होता है विटामिन सी। विटामिन सी आयरन के अवशोषण में बहुत काम आता है। कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी काम आता है। ठीक है, RDA का पूरा नाम, तो RDA का पूरा नाम है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। एक बात और बता देती हूँ बच्चों, आज ही गूगल पे जाना, या मैं आपको सेंड करूंगी या आप खुद से देख लेना, RD 2020 और उसी का चेंजेस वर्जन RD 2023, एक PDF आप डाउनलोड कर लेना और उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो RD का पूरा नाम क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, ये भी RD से पूछा गया है कि कैल्शियम की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होती है। तो देखो मैं ये बता देती हूँ, इसमें ना कोई एज ग्रुप नहीं दे रखा, एक एज ग्रुप देना चाहिए था कि इससे इतने एज ग्रुप में कितनी चाहिए। इन्होंने कॉमन पूछा है, तो कॉमन 600 होना चाहिए, लेकिन लेकिन ये क्वांटिटी हर साल बदलती है। RD 2020 जो RD 2020 में आया था उसमें तो 600 है, और RD अब जो बदल के आया है उसमें 1200 आ गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो वैल्यूज है ना, ये हर साल नई नई आती है। ठीक है, तो पेपर देने जा रहे हो, RD को एक बार डाउनलोड कर लो, RD चार्ट को, और उस RD चार्ट में जो नई वैल्यूज जो दी हुई है ना, उनको तुम देख के जाना, याद करके। ठीक है, इसी तरीके से आयरन की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होती है? तो 19 ग्राम होती है, जबकि यही पहले 29 ग्राम थी, अब इसको 19 ग्राम कर दिया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये चेंज होते रहते हैं, जितना नया RDA आता है उसके हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। विटामिन के का अच्छा स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां। आंवले में, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, पपीता में विटामिन ए पाया जाता है।
विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है? तो जो करी पत्ता होता है ना, वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है, याद रखना। अब की बार ये पूछ लिया जाएगा, अब की बार तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सोयाबीन, तिल, करी पत्ता ये दे दिया। हो सकता है अब की बार आपसे पूछ लिया जाए आंवला, तो आंवला आंसर सही होगा, ठीक है? चिल स्टोरेज विधि में तापक्रम कितना रखा जाता है? तो चिल स्टोरेज में 32 से 41 माना जाता है। इसमें 32 से 45 है, 41 का ऑप्शन नहीं है, तो अपन इसको राइट मान लेंगे, ठीक है? एक्यूरेट अगर आपसे पूछा जाए तो 32 से 41 होता है, ठीक है? हिमीकरण, हिमीकरण का मतलब है जम जाना, पूरी तरह से बर्फ का कठोर जम जाना, ठीक है? तो ये 40 -40 पे जब होता है तो भयंकर तरीके से वो बर्फ जम जाती है। खाद्य परिरक्षण की विधि नहीं है। परिरक्षण का मतलब समझते हो? खाद्य की सुरक्षा, खाद्य को परिरक्षित करना, खाद्य को संरक्षित करना, खाद्य को सुरक्षित रखना। तो ताप के द्वारा रखते हैं, विसंक्रमण के द्वारा रखते हैं, विकिरण के द्वारा रखते हैं, लेकिन कैरेमलाइजेशन इसके अंतर्गत नहीं आती है। कैरेमलाइजेशन किसके अंतर आता है? कैरेमलाइजेशन जो मेथड है, वो शुगर जो होता है, चीनी जो होती है, चीनी के कलर को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ब्राउनिश कर दिया जाता है, तो वो कैरेमलाइजेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है? भोजन संरक्षण की रासायनिक विधि नहीं है। तो भोजन को संरक्षण करने की जो रासायनिक विधि नहीं है, वो विकिरण विधि नहीं है, ठीक है? शक्कर एक रासायनिक विधि है, तेल और मसाले रासायनिक विधि है, अम्ल है वो भी रासायनिक विधि है। तो रासायनिक विधि कौन सी नहीं है? तो विकिरण नहीं है। विकिरण क्या होती है? जो हमें धूप से मिलती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ना कि रासायनिक प्रोसेस है, सिंपल। हिमीकरण विधि नहीं है। हिमीकरण का मतलब समझ रहे हो ना, बर्फ का जमना, ठीक है? तो गहरी हिमीभूत विधि भी आती है, कोल्ड स्टोरेज भी आता है, चिल्ड स्टोरेज। शुष्क हिमीकरण विधि इसके अंतर्गत नहीं आती। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फ्रक्टोज नहीं है, डाई फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ठीक है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज किस में आते हैं? ये आते हैं मोनोसैकेराइड में, ठीक है? किस में आते हैं? मोनो में, ठीक है? माल्टोज पोली में आएगा, डाई में आएगा, लैक्टोज डाई में आएगा, मैनोज डाई में आएगा, ठीक है? इन्हीं की जगह अगर आपको दे दिया जाएगा, जैसे सलाद होता है, फाइबर होता है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत। पॉलीसेकेराइड नहीं है ग्लूकोज। अभी देखो जस्ट इसका उल्टा पूछ लिया ना, ये डाई पूछा है, ये मोनो है, इसमें पोली पूछ रहे हैं, तो पोलोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में मोम आ गया, एमाइलोपेक्टिन आ गया, एमाइलेज आ गया। ग्लूकोज नहीं, क्योंकि ग्लूकोज मोनोसेकेराइड में आता है। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, ठीक है? अब ये जो 50 क्वेश्चन थे, ये तो आपके थे फूड साइंस के, फूड एंड न्यूट्रिशन के, ठीक है? अब आने वाले जो 50 क्वेश्चन है ना, वो आपके हैं होम मैनेजमेंट या इंटीरियर डेकोरेशन वाले पार्ट से, ठीक है? तो चलो अब इनको करते हैं। किसी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, उस अवधारणा का नाम बताइए। तो देखो कोई भी एक मैनेजमेंट है, ठीक है? उसको तभी चलाएंगे जब हम उसका ठीक से प्रबंधन कर पाएंगे, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा प्रबंधन। योजना प्रक्रिया के किन चरणों में सबसे अच्छी और सबसे व्यवहार्य योजना को लागू करने के लिए जो चुना जाएगा, वो क्या होगा? एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम या मूल्यांकन, ठीक है? जब योजना प्रक्रिया हम बनाएंगे, तो उसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन अपन देखेंगे, तो वो सबसे ज्यादा क्या देखा जाएगा? वैकल्पिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, ठीक है? कला के तत्व बनावट है, ठीक है? कला के तत्व कौन सा है? बनावट है, ठीक है? और ये मूल्य, लक्ष्य, स्तर, ये क्या है? ये कला के सिद्धांत है, ठीक है? किसी गतिमान बिंदु द्वारा बनाया जा सकता है। देखो भाई ये बिंदु ही बिंदु है, इनसे क्या बनाएंगे अपन? इनको जोड़ के एक लाइन बना देंगे, सिंपल। तो रेखा जो है, लाइन जो है, वो बनाई जाती है। बनावट क्या है? जिस तरह से सतह महसूस होती है या दिखाई देती है, यानी कहने का मतलब जो टेक्सचर है ना, टेक्सचर का मतलब बनावट, बनावट का मतलब होता है द वे ऑफ सरफेस फील एंड लुक। जब हम किसी सतह को टच करके देखते हैं,
जब हम किसी सतह को महसूस करते हैं तो वो खुरदरी है या प्लेन है या चिकनी है या हार्ड है, वो जो टच करने से जो महसूस होता है ना, उसको कहते हैं टेक्सचर, बनावट। पंक्तियों को जोड़कर आप क्या बना सकते हैं? तो पंक्तियों को जोड़कर एक शेप बना सकते हैं, ठीक है? छोटी छोटी पंक्तियों को, ये छोटी छोटी पंक्तियां हैं, इनको जोड़कर अपन एक शेप बना सकते हैं, ठीक है? औपचारिक संतुलन अन्य शब्द है जो संतुलन का प्रकार है। तो औपचारिक संतुलन को सिमेट्रिक संतुलन भी कहते हैं, सममिति भी कहते हैं, याद रखना। किसी संरचना या किसी रचना के लिए चयनात्मक रंगों की योजना को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको रंग योजना के रूप में जाना जाता है। ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, हरा, ये जो ठंडे रंग होते हैं। बाकी ये बैंगनी है, गर्म रंग है, नारंगी है, ये भी गर्म रंग है, पीला है, ये भी गर्म रंग है, और सफेद और जो काला है ना, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना तो ये गर्म ना तो ये ठंडा, ये न्यूट्रल की श्रेणी में रखे गए हैं। संतुलन क्या है? तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इन आर्ट वर्क, समझ रहे हो? यानी कि किसी भी कलाकृति को एक सही वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सही वे में, सही आकार में उसको बांट देना ही संतुलन कहलाता है। तो तत्वों का विक्षोभ एक कलाकृति है, वो संतुलन कहलाता है। संबंधों का नियम किसे कहा जाता है? तो जो अनुपात है ना, उसको संबंधों का नियम कहा जाता है, ठीक है? प्रपोर्शन जो होता है उसको संतुलन का, संबंधों का नियम कहा जाता है। यह थ्री आयामी होता है, जो आकार होता है ना वो थ्री आयामी होता है, ठीक है? मैंने बहुत बार क्लास में ये चीजें आपको बहुत बार बताई थी, और जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए, ठीक है? तो अगर ठीक से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा करके आओगे। और जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी ना, उन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये आपका ही लास्ट ईयर का पेपर है जो मैं करा रही हूँ। नमूने के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो संतुलन है, एकता है, लय है, दबाव है, अनुपात है, ये सारे क्या है? नमूने हैं, नमूनों के सिद्धांत है, ठीक है? अब की बार सिद्धांत पूछा गया था, अब तुमसे क्या पूछ लेंगे? उनके नमूनों के कला के सिद्धांत, ये नमूने के सिद्धांत आपसे कला के सिद्धांत या कला के महत्व के सिद्धांत ऐसा कुछ पूछ लेंगे। नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके ही पूछेंगे आपसे, ठीक है? ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा करके आ जाओगे। किस प्रकार के परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती है? तो जो संयुक्त परिवार होता है उसमें कई पीढ़ियां एक साथ होती है। अगर क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें लोग अकेले अकेले रहते हैं या सिंगल रहते हैं? तो वो एकल परिवार आ जाएगा, ठीक है? परिवार का मूल अर्थ क्या है? एक परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे शामिल हो, वो एक मूल अर्थ होता है, ठीक है? सज्जा शैली के आधार पर फर्नीचर का प्रकार नहीं है। तो जो देखो, सज्जा शैली के आधार पर मैंने आपको तीन प्रकार के बताए थे क्लास जब पढ़ाई थी। ऐतिहासिक शैली, देशी शैली और आधुनिक शैली। ये दार्शनिक नाम की कोई शैली नहीं होती है, ठीक है? किताब कॉपी रखने के लिए छोटी चौकी की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होती है? तो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है? ये जो पीले निशान लगा रखे हैं ना, ये आंसर सही मानना। ये जो निशान लगे हुए ये स्टूडेंट्स ने खुद के हिसाब से लगा रखे हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट क्वेश्चन गलत भी करके आते हैं ना बेचारे, तो उस आंसर पे मत चले जाना, जहाँ पे मैंने येलो कर रखा है ना, उस आंसर पे जाना। तो जो किताब कॉपी रखने के लिए छोटी चौकी की ऊंचाई होती है ना, वो 20 से 25 सेंटीमीटर मानी गई है, ठीक है? सिंगल बेड की औसत लंबाई और चौड़ाई 6 लंबाई रखी गई है और 3 चौड़ाई रखी गई है, ठीक है? और ये सीधे सीधे लाइन आपकी किताब में लिखी हुई है, मैंने कहीं और से इनके आंसर नहीं लिए हैं, गूगल से नहीं लिए हैं। आपकी बुक में डायरेक्ट सीधे लाइन टू लाइन ये आंसर लिखे हुए हैं। फर्नीचर की व्यवस्था करते समय कौन से तत्वों इन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए? सजावट का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? उच्च कीमत वाले फर्नीचर का नाम शीशम। जब पढ़ाया था तो चिल्ला चिल्ला के बताया था कि जो शीशम होती है उससे बने फर्नीचर सबसे कॉस्टली होते हैं। गृह प्रबंधन का उत्प्रेरक तत्व लक्ष्य होता है। कंपोस्ट विधि द्वारा खाद तैयार करने के लिए गड्ढा खोदा जाता है। तो 3 उसकी गहराई होती है, 5 से 8 उसकी चौड़ाई होती है और 15 से 25 उसकी लंबाई होती है, ठीक है? ये टॉपिक आपकी बुक में कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे हैं ये इसका मैं भी नहीं कह सकती, मैंने इसके आंसर गूगल से लेके बता रही हूँ, मैं श्योर नहीं। क्योंकि जो चीज मैंने पढ़ी है और पढ़ाई है वहां मैं श्योर हूँ।
ये कंपोस्ट वाला खाद वाला टॉपिक आपकी बुक में नहीं है। ये कहाँ से पूछा है वो वही जाना। कंपोस्ट खाद तैयार होने में कितने महीने लगते हैं? तो 4 से 6 महीने नॉर्मली लग जाते हैं। कूड़े करकट के निस्तारण की सबसे सर्वोत्तम विधि होती है कंपोस्ट बनाना, जो सबसे कॉस्टली होती है ना खाद बनाना, ठीक है। कूड़े करकट के निस्तारण में सबसे जो खर्चीली विधि होती है वो भस्मीकरण। भस्मीकरण पता क्या होता है? जलाना, ठीक है, जला के उसकी राख बनाना और फिर राख को कहीं दूर निस्तारित करना। 3R नहीं है। 3R में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये तीनों मैंने आपको बताया था, बट रीअरेंज ये कोई इसका टाइप नहीं है 3R का, ठीक है। 3R का टाइप ये नहीं है। वृद्धता का अर्थ क्या होता है? मकान में उपलब्ध स्थान का सर्वाधिक उपयोग करना, ठीक है, वृद्धता होता है। कमरों का समूहीकरण से तात्पर्य विभिन्न कमरों का पारस्परिक संबंध कमरों का समूहीकरण कहलाता है। घर का मुख्यतः समूह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखो, सार्वजनिक क्षेत्र क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, एकांत क्षेत्र होता है, ये सब हमारे घर के अंदर ही होते हैं, लेकिन खेल क्षेत्र हमारे घर के अंदर नहीं होता भाई। खेलने के लिए हम तो बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। गृह निर्माण योजना का सिद्धांत परिवर्तनशील होना चाहिए। गृह निर्माण योजना के कारक, तो गृह निर्माण में गोपनीयता, वृहत्ता, सुंदरता, व्यवसाय, तो ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके बुक में दिया हुआ है, बाकी तो सारे ठीक है, लेकिन आपके बुक में स्पष्ट दिया हुआ है कि गृह निर्माण करने का जो सबसे मेन कारक होता है, जो सबसे मेन प्लानिंग होती है, वो होता है व्यवसाय, ठीक है। उच्च दबाव एवं उच्च तापक्रम पर पकाने का जो सिद्धांत होता है प्रेशर कुकर। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का उपयोग गैस सिलेंडर में किया जाता है, जिसपे अपन खाना बनाते हैं। गैस चूल्हे का भाग नहीं है। मिक्सर ट्यूब है, बर्नर हेड है, एयर सटर है, ये सब गैस चूल्हे के भाग है, लेकिन इंसुलेटर ये गैस चूल्हे का भाग नहीं है, ठीक है। वो रेगुलेटर होता है। तुम जल्दबाजी में कहीं रेगुलेटर पीछे का देख के करिए, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब होता है जो गर्मी होती है, अंदर से दबाव पड़ता है, बाहर से बहुत गर्मी होती है, तो उसके लिए जो थिन लाइनर एक फोम टाइप का लगाया जाता है, उसको इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। गैस, ये जस्ट नीचे इसके नीचे रेगुलेटर आ गया। गैस रेगुलेटर बना होता है, धातु का बना होता है, ठीक है। उष्मा का स्थानांतरण किन विकिरणों द्वारा किया जाता है? तो संवहन द्वारा, संचालन द्वारा, विकिरण द्वारा, इन सभी के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण किया जाता है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न करने का सिद्धांत रेफ्रिजरेटर में होता है। चिल ट्रे का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सिंक की लंबाई फर्श से 3 फीट ऊंची होनी चाहिए। परंपरागत शैली की रसोई घर में चूल्हे की ऊंचाई होती है, तो जमीन की सतह से थोड़ी ऊंचाई पर होता है। परंपरागत मतलब समझते हो? ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब जो अपन आज भी गांव में रह रहे हैं ना, तो गांव में अपन खाना कहाँ बनाते हैं भाई? प्लेन जमीन है और जमीन के ऊपर अपने मिट्टी का और ईंट पत्थर का चूल्हा बना रखा है, तो वो जमीन की सतह से थोड़ी ऊंचाई पर है, ठीक है। तो जो बच्चे शहर के हैं वो तो शायद इस क्वेश्चन को ना समझ पाए, बट अपन गांव में रहने वाले इंसान है वो तो बड़े इजी इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो परंपरागत जो रसोई घर होते हैं उसमें चूल्हे जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ये भी पूछ सकता है किससे बनाया जाता है, तो मिट्टी से, कंकर पत्थर से, ईंट से बनाया जाता है। रसोई घर के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो देखो, 2.5 से 3 मीटर की फीट की ऊंचाई होती है और 2 से 2.5 मीटर की इसकी चौड़ाई होती है। अत्याधुनिक जो मॉडर्न जो किचन है उनके 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन से आकार का किचन सर्वश्रेष्ठ होता है? तो यू आकार का किचन जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ आकार का होता है। बिजली पर आधारित रसोई घर का प्रकार होता है, तो जो आइसलैंड किचन होता है ना, जिसको द्वि रसोई घर भी कहते हैं, आइसलैंड, वो बिजली पर आधारित होता है। बिजली पर आधारित मतलब है कि उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज लगी हुई होती है वो सब बिजली से चलती है, ठीक है। परिवार के लिए आवास की आवश्यकता नहीं होती, तो देखो सुरक्षा की आवश्यकता भी होती है, स्थायित्व की होती है भी, मनोरंजन की भी होती है, तो ये सारी ही होती है। तो इसका आंसर आएगा इसमें से कोई नहीं। आकाश के पूर्वी भाग की स्थिति को कहते हैं आमुख दिशा विन्यास, याद रखना। रसोई की योजना बनाने समय ध्यान रखना चाहिए, तो दिशा यानी कि लोकेशन, दिशा का ध्यान रखना चाहिए, किस दिशा में उसका मुंह करना चाहिए। एलपीजी का पूरा नाम द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में अगली बार तो हिंदी दे दिया, इसको इंग्लिश में याद कर लेना, कई बार हिंदी नहीं देते, ओनली इंग्लिश देते हैं। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है।
सॉरी, लिक्विड, लिक्विड आना चाहिए इसको, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आएगा इसका आंसर, ये नहीं होगा, इसका आंसर ये आएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इंग्लिश में ये आएगा और हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस आएगा, ठीक है। इंग्लिश में ये ऑप्शन सही है और हिंदी में ये ऑप्शन सही है, भाई याद रखना, ठीक है ना। इंग्लिश में ये सही है, हिंदी में ये सही। एलपीजी कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है, ये सभी है, मीथेन भी है, इथेन भी है, प्रोपेन भी है, ठीक है। लक्ष्यों के प्रकार हैं, तो लक्ष्य दीर्घकालीन भी होते हैं, अल्पकालीन भी होते हैं और मध्यकालीन भी होते हैं, लेकिन इसमें ऑल ऑफ द अबो तो दिया हुआ नहीं है। अगर ये सभी लिखा होता तो तीनों आ जाते, अब इसमें दो ही दे रखे हैं, तो ये दोनों कर देना, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ठीक है। लक्ष्यों के दो प्रकार होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो अभी रिसेंटली लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इन क्वेश्चनों को ठीक से पढ़ के जाना, इस क्लास को 2 से 3 बार देख लेना, आपको पासिंग मार्क इसी में से मिल जाएंगे अगर ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। इसी तरह की कोशिश करती हूँ 1-2 क्लास आपको 10 तारीख तक और दे दूँ। आपका पेपर शायद 10 तारीख का है, कमेंट करके बताना, मेरे को 10 तारीख का ही है, मैंने देखा था, बट आपके रोज डेट चेंज हो रही है, तो अगर नई डेट कोई आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, मस्त रहना, बाय, टेक केयर।